नमस्कार। आज हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों के बारे में। मैं सुलोचना मीना, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोंक। सबसे पहले हम उनका एक संक्षिप्त परिचय करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के एक छोटे से गांव कोटलक में हुआ। गोपाल जो थे मराठों के राष्ट्रीय इतिहास में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे, और जब वो 13 साल के थे उस समय उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। यद्यपि उनकी माता ने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, फिर भी उनको रामायण व महाभारत का ज्ञान था, और इसके आधार पर ही उसने गोपाल कृष्ण गोखले के संस्कारों को जन्म दिया और उन्हें संस्कारवान बनाया। और 1881 में मेरिट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात गोपाल उच्च शिक्षा के लिए कोल्हापुर चले गए, जहां उनकी शिक्षा की व्यवस्था उनके बड़े भाई गोविंद ने की थी। और बड़े भाई गोविंद उस समय सिर्फ 18 साल के थे और उन्हें 15 रुपये मासिक वेतन मिलता था, जिसमें से 8 रुपये वो गोपाल के अध्ययन के लिए कोल्हापुर भेजते थे। इस तरह से देखते हैं हम कि 1882 में राजा राम कॉलेज से प्रथम वर्ष करने के उपरांत 1883 में उन्होंने दक्खन कॉलेज पूना में प्रवेश लिया, और 1884 में 18 वर्ष की आयु में उन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। और 1885 में गोखले ने न्यू इंग्लिश स्कूल में अध्यापन के लिए अपना कार्यक्षेत्र शुरू किया, और गोखले ने 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने, और 1895 में गांधी जी के संपर्क में आए, और गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। 1905 में वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और 1905 में उन्होंने अति महत्वपूर्ण एक संस्था की स्थापना करी, जिसका नाम था भारत सेवक समाज। और 1897 में गोखले ने बेलवी आयोग के सामने एक दक्खन जो थी सभा के प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रतिनिधि किया, और भारत में सार्वजनिक व्यय पर अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वो इंग्लैंड गए, और एक भारतीय राष्ट्रीय आर्थिक विचारक के रूप में उन्होंने अपना एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। इस तरह से हम देखते हैं कि उनके जीवन में किस तरह से उन्होंने भारत देश के लिए योगदान दिया। और अब हम बात करते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार किस तरह से थे। निर्धनता के बारे में, आर्थिक नकासी के बारे में, स्वदेशी सार्वजनिक वित्त, औद्योगिक विकास, भारतीय रेलवे, विदेशी विनिमय, विदेशी व्यापार नीति और भारतीय श्रम इत्यादि के बारे में उन्होंने अपने आर्थिक विचार दिए। निर्धनता के बारे में उनका कहना था कि उन्होंने निर्धनता को बहुत निकटता से देखा है, और उन्होंने ये कहा कि इस बात का कोई मतलब नहीं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। उनका कहना ये था कि बात यह है कि भारत की जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, या बढ़ रही है या घट रही है। और उन्होंने कहा कि भारत की गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जिसकी जड़ें और गहरी होती जा रही हैं। और इसी तरह से 1902 में उन्होंने अपने बजट भाषण में भी गोखले ने भारत की निर्धनता को केंद्र बिंदु बनाया था, और स्पष्ट किया था कि भारत के जन समुदाय की भौतिक स्थिति निरंतर बद से बदतर होती जा रही है। और उन्होंने कहा कि यह स्थिति विश्व के आर्थिक इतिहास के क्षेत्र में विस्तार है और बड़ी दुखद स्थिति है। इस तरह से उन्होंने जो गरीबी है उसके लिए कुछ कारण उन्होंने उत्तरदायी जिनको ठहराया। उसमें थी भारत की जनसंख्या, और प्रति व्यक्ति नमक का उपभोग, कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति, व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र, गैर व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र, और वस्त्रों के आयात और निर्यात की मात्रा। ये कुछ उन्होंने पॉइंट्स बताए थे कि जो भारत की गरीबी के लिए उत्तरदायी है और जिनका विकास हमें करना चाहिए। इस तरह से जब उन्होंने आर्थिक नकासी की बात की, तो गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी विचारक थे। नकासी के संबंध में उनके विचार दादा भाई नौरोजी की तरह उग्र नहीं थे, बल्कि उन्होंने कहा कि नकासी इसलिए संभव हो रही है कि भारत आर्थिक व राजनीतिक दोनों दृष्टि से ब्रिटेन का उपनिवेश है। उन्होंने नकाशी का ऐतिहासिक विवेचन करके स्पष्ट किया कि मुगल काल में नकासी का प्रश्न नहीं उठता था, क्योंकि भारत में वो स्थायी रूप से रहने लग गए थे,
और नक्काशी का प्रारंभ जो है उन्होंने ब्रिटिश काल के आगमन से माना। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तब उन्होंने हमारे भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया और ब्रिटिश आयात का मार्ग जो है ताकि उनके लिए सुलभ हो सके, और ब्रिटिश आयात को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे उद्योग धंधों को चौपट कर दिया था। इस तरह से उन्होंने कहा कि राजनीतिक निकासी होती है, औद्योगिक निकासी होती है। राजनीतिक निकासी में उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अनावश्यक रूप से किए जा रहे भारत के सैन्य व्यय को शामिल किया, और इसमें उन्होंने बताया कि लगभग उस समय 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो इसका खर्च आता था। इस तरह से औद्योगिक निकासी के लिए उन्होंने कहा कि जो हमारे निर्माताएं हैं विदेशी निर्भरता पर विदेशों पर निर्भर रहते हैं, और उसके लिए लगभग 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो है खर्च होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हमारे जो है आर्थिक नक्काशी के रूप में बाहर चला जाता है। इस तरह से स्वदेशी पे बात करते हैं तो स्वदेशी के लिए उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार की व्यापार नीति है वह दोहरी है। भारत के संदर्भ में जहाँ पर हम मुक्त व्यापार की बात करते हैं, और ब्रिटेन के संदर्भ में वह एक संरक्षण नीति है। ब्रिटिश शासक अपने स्वयं के उद्योगों के विकास में रुचि रखते हैं, न कि भारत के उद्योगों के विकास के लिए। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासक जो है भारतीय उद्योगों के विकास सिर्फ तभी करते हैं जब उनका जो अपना विकास उद्योगों का उसमें शामिल होता है, और इसलिए उन्होंने स्वदेशी की भावना को अपनाया और ये कहा कि हमें स्वदेशी का पालन करना चाहिए। स्वदेशी के क्षेत्र में स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने योगदान दिया, और पूना और उसके आसपास के भारतीय उद्योगों की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस तरह से जब हम सार्वजनिक वित्त की बात करते हैं तो सरकार भारी मात्रा में देशवासियों से कर वसूल करती है, और यह उसका शोषण नहीं है। शोषण तो यह है कि वो जो सरकार जो आय होती है उसको देशवासियों के लिए खर्च नहीं करती। तब इन्होंने कहा कि ये इसका शोषण विरोधाभास है कि कर तो हमारे देशवासियों से वसूल कर लेते हैं, परंतु उस जो आय होती है उसका देशवासियों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। और इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य की लिए उन्होंने कहा कि जो कर भारतीयों करदाताओं से लिया जाता है, और उस कर का प्रयोग जो है ब्रिटिश सरकार अपने फ़ायदे के लिए, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करती है। और इस तरह से जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, विदेशी विनिमय की, तो गोखले ने भारत की विदेशी विनिमय दर की भी समीक्षा की, और संपूर्ण ब्रिटिश काल में भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और विदेशी विनिमय दर के साथ में उन्होंने देखा। तब उन्होंने बताया कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण स्वैच्छिक रूप से ब्रिटिश हितों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। यह दर न तो रुपये का आंतरिक मूल्य पर निर्भर थी और न ही विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति से प्रभावित थी। और इस तरह से जब हम विदेशी व्यापार नीति की बात करते हैं तो गोखले ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो प्रस्तुत किया था मुक्त व्यापार नीति, उसका विरोध किया। वे मुक्त व्यापार के लाभों से अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन भारत की विशेष परिस्थिति के संदर्भ में उन्होंने इसे उपयुक्त नहीं समझा। भारत एक उपनिवेश है जहां ब्रिटिश सरकार हमारी व्यापार नीति की निर्धारक है। ब्रिटिश सरकार भारत के लिए इस प्रकार की मुक्त व्यापार नीति की पक्षधर है जिससे ब्रिटेन का तैयार माल तो भारत में सफलतापूर्वक बेचा जा सके तथा ब्रिटेन उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति हो सके। उन्होंने भारत के सूती कपड़े पर ब्रिटेन के आयात पर भारी शुल्क लगाया, जिससे स्पष्ट उद्देश्य जो है हमारे सामने आता है कि उनका सूती कपड़े उद्योग के जो था उनका जो वो था कि सूती कपड़े उद्योग की वो रक्षा कर सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने संपूर्ण ब्रिटिश काल में भारत के निर्यात आयातों की अपेक्षा बहुत अधिक रहे, और उन्होंने भारत के वार्षिक आयात 100 करोड़ रुपए बताए और निर्यात 150 करोड़ रुपए वार्षिक बताए, और इस अंतर को भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा हानिप्रद बताया। और गोपाल कृष्ण गोखले ने श्रम के बारे में कहा कि
जो है उन्होंने श्रम की महत्ता पर अधिक बल दिया। वे जापान के श्रमिकों से बहुत प्रभावित थे। वहाँ के श्रमिक राष्ट्र प्रेम की भावना से परिपूर्ण थे और अनुशासित थे। उन्होंने भारत में भी श्रम की बहुलता के आधार पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने पर बल दिया और उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में जो है जो श्रम है वैसी तकनीक होनी चाहिए ताकि हम उसका पूर्ण इस्तेमाल कर सकें। इस तरह से हम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने आर्थिक विचार हमारे सामने दिए और उसके उपरांत उन्होंने कुछ जो थे सुधार हमारे सामने रखे। उनका कहना था कि भारत में सैन्य व्यय में व्यापक कटौती की जाए और इस तरह से उसको जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाए। सार्वजनिक आय में विशेष रूप से लगान के रूप में प्राप्त होने वाली आय में कमी की जाए क्योंकि गरीब किसान अत्यधिक भार वहन करने में सक्षम नहीं है। किसानों को भारी ऋण भार से मुक्ति दिलाई जाए और इसके साथ किसानों में मितव्ययता की आदत का प्रचार प्रसार किया जाए और दूसरी ओर उचित ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी समितियों का विस्तार किया जाए। सिंचाई सुविधाओं का व्यापक स्तर पर विस्तार किया जाना चाहिए ताकि वैज्ञानिक खेती पर बल दिया जाए। तकनीकी व औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके लिए कुछ भारतीयों का चयन कर उन्हें विदेश भेजा जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि देश में प्राथमिक शिक्षा को विस्तृत आधार प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि इसके अभाव में अज्ञानता को दूर नहीं किया जा सकता। और इस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वास्थ्य संबंधी दशाओं का भी विस्तार किया और किया जाना चाहिए उनके अनुसार। और इसके लिए जहाँ तक स्वच्छ जल पीने के लिए आवश्यक है और दूसरी ओर पानी का उचित निकास व सफाई की भी ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि इस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने कुछ सुझाव दिए जिनको हम आर्थिक सुधार का नाम देते हैं और वो कल्याणकारी योजनाएं थी जिनका जो है प्रयोग भारत के विकास के लिए किया जा सकता है। गोखले एक उदारवादी विचारक थे और शुरू में वे ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता व प्रशासनिक व्यवस्था के पक्षधर थे, परंतु बाद में उनका मत जब उन्होंने देखा तब उन्हें समझ में आया कि जो भी तत्कालिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वह सिर्फ ब्रिटिश शासन के पक्ष में ही थी और ये सिर्फ वही वे काम करते जो नीतियाँ थी वो ब्रिटिश शासन को ही लाभान्वित कर रही थी जबकि भारत के लिए वो हानिकारक साबित हो रही थी। इस तरह से हम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने आर्थिक विचार के साथ साथ आर्थिक सुधार भी हमारे सामने रखे और उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।